हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू पार्ट 2। सो चलिए अब स्टार्ट करते हैं पहेली से। माई ग्रैंड फादर टोल्ड मी दैट देर इज़ वन स्टार इन द स्काई विच डज नॉट मूव एट ऑल, हाउ इज़ इट पॉसिबल। सो पहेली कह रही है कि मेरे ग्रैंड फादर ने मुझे कहा कि स्काई में एक ही ऐसा स्टार है जो स्टार्स है वो मूव करते हैं, वैसे वो स्टार मूव नहीं करता, तो ये कैसे पॉसिबल है। सो एक्टिविटी 17.5 है कि हमें एक अम्ब्रेला लेनी है, उसको ओपन करना है, उस पर 10 to 15 स्टार्स बना देने हैं वाइट पेपर से, और एक स्टार एक ही पोजीशन पे जो सेंट्रल रॉड होता है अम्ब्रेला का वहाँ पर हमें प्लेस करना है, और वैसे ही दूसरे प्लेसेस पे भी हमें क्या करना है, चिपका देना है। यहाँ पर लिखा है कि पेस्ट वन स्टार एट द पोजिशन ऑफ द सेंट्रल रॉड ऑफ द अम्ब्रेला एंड अदर्स एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन द क्लोथ नियर द एंड ऑफ इच स्पोक। सो यहाँ पर जैसे यहाँ पर दिखाया गया है पिक्चर में, वैसे आपको जो स्टार्स है वो चिपका देने हैं। अब अम्ब्रेला को आपको एक हाथ से पकड़ कर जो हम रोटेट करते हैं वैसे आपको रोटेट करना है। सो हमें अम्ब्रेला के स्टार्स को देखना है। इज़ देयर एनी स्टार विच डज नॉट अपीयर टू मूव। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कोई एक स्टार है जो मूव नहीं कर रहा है। सो वो स्टार कहाँ लोकेट कर रहा है। सो इफ़ देयर where a star located where the axis of rotation of earth meets the sky, could this star also be stationary। so वो स्टार जो है वो कौन सा है, पोल स्टार है। There is actually a star, the pole star, which is situated in the direction of the Earth's axis. It does not appear to move। फिगर 17.10 में हमें दिखाया गया है एक ऐसा स्टार है जो जिसका नाम है पोल स्टार, जो अर्थ की एक्सिस के डायरेक्शन पे सिचुएटेड है, जो मूव नहीं करता है, हमें 17.10 की फिगर में दिखाया गया है। 17.3 है कंस्टलेशन। तो कंस्टलेशन हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि कंस्टलेशन वो होता है जो बहुत सारे स्टार्स जो होते हैं, जिसका ग्रुप होता है जो कोई रिकॉग्नाइजेबल शेप को फॉर्म करते हैं, उससे हम कहते हैं कंस्टलेशन। द स्टार्स फॉर्मिंग अ ग्रुप दैट हैज़ अ रिकॉग्नाइजेबल शेप इज कॉल्ड अ कंस्टलेशन। Constellation were devised by an ancient people to be able to recognize stars in the sky। हम स्काई में हम स्टार्स को पहचान सके, इसलिए एंशियंट पीपल ने कंस्टिलेशंस को डिवाइज किया है। द शेप्स ऑफ कंस्टिलेशन रिसेंबल ऑब्जेक्ट्स फैमिलियर टू दोज पीपल। जो कॉन्स्टिलेशन है उनके शेप्स पीपल से भी फैमिलियर होते हैं। यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि ए है ग्रेट बियर, उसको हम उर्सा मेजर भी कहते हैं। वो कैसा है, बियर टाइप का दिखाया गया है। सो अलग अलग जो कॉन्स्टलेशन है वो कोई शेप को, मतलब कोई पीपल को दर्शाते हैं। यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई सम कंस्टलेशन इन द नाइट स्काई। हम नाइट स्काई में कोई कंस्टलेशन को ईजिली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और हमें वो पता होना चाहिए कि वो कैसे दिखते हैं और वो कहाँ दिखते हैं, किस टाइप के दिखते हैं और वो कहाँ दिखते हैं, वो हमें पता होना चाहिए। वन ऑफ द मोस्ट famous constellation which you can see during summer time in the early part of the night is Ursa Major। Ursa Major हम समर टाइम में अर्ली पार्ट जो होता है नाइट का, तब हम देख सकते हैं। ए में दिखाया गया है ग्रेट बियर, उसको हम उर्सा मेजर और बिग डाइपर पर हम कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द बिग डाइपर, द ग्रेट बियर और द सप्तर्षि। उसको हम ग्रेट बियर, बिग डाइपर या सप्तर्षि भी कहते हैं। ये देखिए ए में जो पिक्चर दिखाया गया है, जो कंस्टलेशन है, उसके 4 नाम हैं। देर आर 7 प्रोमिनेंट स्टार्स इन दिस कंस्टलेशन। ये कंस्टलेशन में 7 प्रोमिनेंट स्टार्स हैं। इट अपीयर्स लाइक अ बिग लेडल और अ क्वेश्चन मार्क। ये जो है वो कैसा दिख रहा है, बिग लेडल या फिर क्वेश्चन मार्क की तरह दिख रहा है। देर आर 3 स्टार्स इन द हैंडल ऑफ द लेडल। लेडल जो है यहाँ पर जो ये देखिए, ये जो है वहाँ पर 3 स्टार्स दिखाए गए हैं, 1, 2 और 3, और जो बाउल है वहाँ पर 4 स्टार्स दिखाए गए हैं। सो इन एंशियंट कल्चर्स वेरी इंटरेस्टिंग मैथोलॉजिकल स्टोरीज हैव बीन एसोसिएटेड विद द वेरियस कंस्टलेशन। तो कंस्टलेशन पे भी बहुत सारे प्रकार की स्टोरीज भी बन चुकी है एंशियंट टाइम में। सो उर्सा मेजर सप्तर्षि हैज़ बीन associated with 7 well-known ancient Indian sages or rishis as shown in the figure below। जो सप्तर्षि हैं वो 7 well-known Indian sages मतलब कि ऋषि
उनसे वेल नोन है। मतलब कि यहाँ पर आपको पिक्चर में दिखाया गया है कि मरीचि, वशिष्ठ, अंगिरस, अत्रि, पुलत्स्य, कुल्हू, पुलात्या, वैसे जब जो वैसे ये जो ऋषि इसके नाम दिए हैं, इनके ऊपर से 7 स्टार के ऊपर से उर्सा मेजर बना है। सो according to ancient mythology, the 7 sects who form the Saptarshi preserve the eternal knowledge of Vedas and explain it to people in every new age। हर एक न्यू एज में जो ये 7 सेक्स है वो वेदास का नॉलेज अलग अलग तरीके से सबको देते हैं। एक्टिविटी 17.6 है कि हमें कॉन्स्टलेशन को थोड़े घंटों तक देखना है, उनके शेप्स में कोई चेंजेस आता है कि नहीं और उसकी पोजीशन में क्या चेंजेस आता है। सो येस और नो। यू विल ऑब्जर्व दैट द शेप ऑफ द कंस्टेलेशन रिमेन द सेम। जो शेप है कॉन्स्टेलेशन का वो सेम ही रहता है और उसके जो कंस्टेलेशन है वो भी कैसा होगा, स्काई में ईस्ट से वेस्ट में ही मूव करेगा। सो अब बूझो जो है वो कुछ कह रहा है कि I have heard that we can locate the pole star with the help of Ursa Major। So yes, मैंने पूछो क्या है कि मैंने सुना है कि जो पोल स्टार है उसको हम उर्सा मेजर की हेल्प से हम लोकेट कर सकते हैं। तो हाँ, हम कर सकते हैं। एक्टिविटी 17.7 है कि ये जो एक्टिविटी है हमें रात के मूनलेस मतलब कि नो मून डे होता है तब के अमावस्या के दिन हमें रात के 9 बजे ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। हमें नॉर्थन स्काई के नॉर्थन पार्ट में हमें देखना है और वहाँ पर हमें उर्सा मेजर दिखाई देगा। और आपको नहीं दिखाई देता हो तो आप आपकी फैमिली के जो एल्डर्स हैं उनकी भी हेल्प ले सकते हैं। लुक एट द 2 स्टार्स एट द एंड ऑफ उर्सा मेजर। आपको उर्सा मेजर के एंड में जो 2 स्टार्स है उनको देखना है और वहाँ से स्ट्रेट लाइन पास होती हो वैसा आपको देखना है थ्रू दिस स्टार्स। और जैसा फिगर 17.3 में दिखाया गया है, ये देखिए जो 2 लाइन जो ये 2 स्टार्स है वहाँ से स्ट्रेट लाइन पास होती है और जो नॉर्थ डायरेक्शन में जाती हो वैसी लाइन, मतलब हाँ 2 एंड जो उर्सा मेजर है उसके एंड के 2 स्टार्स को लेकर हमें नॉर्थ डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन को देखना है और जो सबसे पहला जो स्टार आता है वो है पोल स्टार। दिस लाइन विल लीड टू अ स्टार विच इज़ नॉट टू ब्राइट। जो बहुत ही ज़्यादा मतलब ब्राइट नहीं है वो स्टार कौन सा है, पोल स्टार है। हमें पोल स्टार को थोड़ी देर तक देखना है और नोट दैट इट डज नॉट मूव एट ऑल एज अदर स्टार्स ड्रिफ्ट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। और हमें देखना है, हमें नोट करना है कि जो पोल स्टार है वो ईस्ट टू वेस्ट की ओर ड्रिफ्ट नहीं करता, मतलब जाता नहीं है। एक्टिविटी 17.8 हमें समर नाइट के वक्त उर्सा मेजर के 3 to 4 टाइम्स के जो इंटरवल होता है 2-3 घंटे में वो हमें ऑब्जर्व करने हैं। ऑल्सो लोकेट द पोल स्टार ईच टाइम। और हमें ईच टाइम मतलब हर एक टाइम पोल स्टार को भी लोकेट करना है। सो उर्सा मेजर जो है वो ईस्ट टू वेस्ट की ओर मूव करता है। सो ये आपको खुद करना है, मैंने तो ऐसा कभी देखा नहीं है। डज इट अपियर टू रिवॉल्व अराउंड द पोल स्टार। क्या ये पोल स्टार के आजू बाजू ही घूमता है। कंपेयर योर ऑब्जर्वेशन विद दोज इन फिगर 17.14। सो यहाँ पर फिगर दिया है फिगर 17.14 में कि जो उर्सा मेजर है वो पोल स्टार के आजू बाजू ही रोटेट करता है, रिवॉल्व करता है। इन फैक्ट ऑल द स्टार्स अपियर टू रिवॉल्व अराउंड द पोल स्टार। सो जो पोल स्टार है उसके आजू बाजू ही सारे स्टार्स जो हैं वो रिवॉल्व करते हैं। नोट दैट द पोल स्टार इज़ नॉट विजिबल फ्रॉम साउथर्न हेमिस्फेयर। हमें ये नोट करना है कि जो पोल स्टार है वो साउथर्न हेमिस्फेयर से दिखाई नहीं देता। Some of the northern constellation like Ursa Major are not visible from some points in the southern hemisphere। साउथर्न हेमिस्फेयर से जो नॉर्थन कॉन्स्टलेशन है वो नहीं दिखाई देते जैसे कि उर्सा मेजर। अब आता है ओरियन। जो ओरियन है वो भी एक वेल नोन कॉन्स्टलेशन है जो हमें विंटर के लेट इवनिंग्स में दिखाई देता है। ये जो है वो बहुत ही मोस्ट मैग्निफिसेंट कॉन्स्टलेशन है स्काई में से। उसमें 7 या फिर 8 ब्राइट स्टार्स हैं। ओरियन को हम क्या कहते हैं, हंटर भी कहते हैं। और हंटर के पास क्या होता है, बेल्ट होता है। सो जो 3 मिडल स्टार्स जो है, ये देखिए 3 मिडल स्टार्स है वो जो हंटर का बेल्ट को दिखा रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है।
और जो द 4 स्टार्स अपीयर टू बी अरेंज इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रिलेटरल, और जो दूसरे 4 स्टार्स हैं वो क्वाड्रिलेटरल के फॉर्म में अरेंज हुए हैं। और जो स्टार सीरियस है, जो स्काई में सबसे ब्राइटेस्ट स्टार है, वो ओरियन से लोकेट हम कर सकते हैं। सीरियस को लोकेट करने के लिए हमें ओरियन के जो मिडल के 3 स्टार्स हैं उसको हमें ईस्ट की ओर ले जाना है, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाया गया है। ईस्ट की डायरेक्शन में हमें स्ट्रेट लाइन पास करनी है, और जो सबसे पहला सबसे ब्राइट स्टार आपको दिख रहा है वो क्या है? सीरियस स्टार है। इट इज़ सीरियस। दिस लाइन विल लीड टू यू दिस लाइन विल लीड यू टू अ वेरी ब्राइट स्टार दैट इज़ सीरियस। ठीक है, अब आता है कैसोपिया। कैसोपिया जो है वो कॉन्स्टिलेशन एक बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट कॉन्स्टिलेशन है नॉर्थन स्काई में। वो इंटर के अर्ली पार्ट में ही दिखाई देता है, नाइट के अर्ली पार्ट में ही हमें दिखाई देता है। वो कैसा दिखता है? W या फिर M जैसा। ये देखिए यहाँ पर WC नंबर का है कैसोपिया, वो W दिखता है या फिर M दिखता है। यहाँ पर लियो मेजर का हमें दिखाया गया नहीं है। Did you know a constellation does not have only 5 10 stars? constellation जो उनको 5 10 stars ही नहीं होते, वहाँ पर बहुत सारे स्टार्स होते हैं, पर हम वही स्टार्स को देख पाते हैं नेक्ड आई से जो ब्राइट होते हैं। ठीक है, ऑल द स्टार विच मेक अप अ constellation आर नॉट एट द सेम डिस्टेंस। और सारे स्टार्स जो कॉन्स्टलेशन को बनाते हैं वो सेम डिस्टेंस पे नहीं होते, पर सिर्फ वो स्काई के स्ट्रेट लाइन पे होते हैं, सेम लाइन पे होते हैं। यहाँ पर आपको हमारी सोलर सिस्टम जो है उसका पिक्चर दिखाया गया है कि सबसे पहले कौन सा आता है, प्लेनेट आता है, बाद में मर्क्यूरी आती है, बाद में वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। 17.4 है, जस्ट अ मिनट, 17.4 है द सोलर सिस्टम। द सोलर सिस्टम क्या है वो हम इसमें पढ़ेंगे। द सन एंड द सेलेस्टियल बॉडीज विच रिवॉल्व अराउंड इट फॉर्म द सोलर सिस्टम। जो सन है और सेलेस्टियल बॉडीज़ जो हैं जो रिवॉल्व करती है वो सोलर सिस्टम बनाती है। वो बहुत सारे, इट कंसिस्ट अ लार्ज नंबर ऑफ बॉडीज सच एस प्लैनेट्स, कॉमेट्स, एस्टेरॉइड्स एंड मेटेओर्स। यहाँ पर सोलर सिस्टम में क्या होता है? बहुत सारे बॉडीज़ होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ बॉडीज आर देयर इन द सोलर सिस्टम, सच एज प्लैनेट्स होता है, कॉमेट्स होता है, एस्टेरॉइड्स होता है, मेटेओर्स होते हैं, etc. The gravitational attraction between the sun and this object is them revolving around it. और सन और ये सब ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होता है वो ही यहाँ इस सब को रोटेशन रिवॉल्व करने में मदद करता है। जो अब आप जानते हो कि अर्थ एज यू ऑल नो ऑल्सो रिवॉल्व अराउंड द सन, ये भी सन के आजू बाजू घूमता है, वो भी हमारे सोलर सिस्टम का क्या है? मेंबर है, और वो भी एक प्लैनेट है। देर आर 7 अदर प्लैनेट्स दैट रिवॉल्व अराउंड द सन, और सन के आजू बाजू जो 7 अदर प्लैनेट्स भी हैं जो रिवॉल्व करते हैं। हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स है जिसको ये ना ऑर्डर में रखा गया है। सबसे पहले आता है मर्क्यूरी, देन वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। फिगर 17.17 में यहाँ पर आपको स्कीमेटिक व्यू दिखाया गया है सोलर सिस्टम का। यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाँ कह रहा है कुछ कि आई हैव रीड दैट देयर आर 9 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। यस, पहले 9 प्लैनेट्स थे, पर जैसे जैसे 2006 में IAU पहले भी आ गया होगा या अब आएगा कि IAU की वजह से उसकी जो एक नई डेफिनेशन थी, और वो डेफिनेशन में जो प्लूटो था वो फिट नहीं हुआ, इसलिए उसको अब हमारे सोलर सिस्टम का प्लैनेट नहीं गिना जाता, मेंबर नहीं गिना जाता। ये देखिए आ गया, डिड यू नो? टिल 2006 हमारे सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट्स थे, और जो प्लूटो था वो सबसे फारदेस्ट प्लैनेट था सन से। और 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU उसने एक प्लैनेट्स के लिए नई डेफिनेशन अडॉप्ट की, पर प्लूटो
उस डेफिनेशन में फिट हुआ नहीं, और तब से ही हम प्लूटो को कंसिडर नहीं करते हैं सोलर सिस्टम के मेंबर। लेट अस नो अबाउट सम मेंबर्स ऑफ द सोलर सिस्टम। अब सोलर सिस्टम के थोड़े कुछ मेंबर्स के बारे में हम पढ़ते हैं। द सन, हम सन के बारे में पढ़ चुके हैं, बहुत पढ़ते भी आ रहे हैं, ठीक है। तो जो सन है वो हमसे बहुत ही नियरेस्ट स्टार है, और वो बहुत हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करता है। जो सन है वो ही अर्थ की और पूरी एनर्जी का एकमात्र सोर्स है, ठीक है। और इनफैक्ट जो सन है वही प्लैनेट्स पर मेन सोर्स है हीट एंड लाइट का। अब आता है प्लैनेट्स। तो प्लैनेट्स जो है वो स्टार्स की जैसे तो दिखते हैं, पर वो होते नहीं है, उनके पास अपनी लाइट नहीं होती। वो सनलाइट के जो सनरेज होती है उनके ऊपर जो पड़ती है तो ही वो रिफ्लेक्ट करते हैं। अब आप सोचोगे कि प्लैनेट्स और स्टार्स को कैसे डिस्टिंग्विश करें, तो जो सिंपलेस्ट मेथड है वो कौन सी है कि जो स्टार्स है वो ट्विंकल करते हैं पर प्लैनेट नहीं करते। प्लैनेट जो है वो अपनी पोजीशंस चेंज करते हैं स्टार्स की तरह, पर वो ट्विंकल नहीं करते। प्लैनेट जो होते हैं उनका एक डेफिनेट पाथ होता है, जहाँ पर मतलब सन के आजू बाजू उनको घूमना होता है, रिवॉल्व करना होता है, तब वहाँ पर उनके एक डेफिनेट पाथ होता है जहाँ पर वो रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड, और वो पाथ को हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। और वन रिवॉल्यूशन को जो टाइम लगता है वन रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, प्लैनेट का पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन कहते हैं। द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन जो है वो जैसे जैसे सन और प्लैनेट के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज होता जाता है, वैसे ही रिवॉल्यूशन का जो पीरियड है वो भी इंक्रीज होता जाता है। जैसे कि हमें यहाँ से 1 किलोमीटर चलना है तो हम कैसा होगा, हम सॉरी जस्ट मिनट, हमें 1 आवर लगेगा। हमें 1 किलोमीटर चलना है, हमें 1 आवर लगेगा। पर हमारा जैसे टाइम डिस्टेंस बढ़ेगा, मतलब हमारा 5 किलोमीटर का, तो हमारा टाइम पीरियड भी उतना बढ़ता जाएगा। इट मीन्स 5 आवर्स हो जाएगा। सो वो जो कह रहा है कि आई वंडर वाई द प्लैनेट्स डू नॉट कोलाइड वाइल रिवॉल्विंग अराउंड द सन। सन के अराउंड रिवॉल्व करने में जो प्लैनेट्स हैं वो कोलाइड क्यों नहीं होते। उनका एक ऐसा अलग ही जो पाथ होता है, उसकी वजह से जो प्लैनेट्स है एक दूसरे से कोलाइड होते नहीं हैं, ठीक है। एक्टिविटी 17.9 है वो हम बाद में कर लेंगे। Besides revolving around the sun, a planet also rotates on its own axis like a top. टॉप जैसे अपनी एक्सिस पे रोटेट करता है, वैसे सन के अराउंड रिवॉल्विंग करने तो बात दूर की बात है। सबसे पहले वो अपनी दूरी पे ही घूमता है, जैसे कि टॉप घूमता है, और बाद में वो रोटेट करते 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 सन के अराउंड भी रिवॉल्यूशन करता है। और हमारे जो प्लैनेट्स हैं उनको एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए कितना जो टाइम लगता है वो कितना होता है, उसको हम क्या कहते हैं, पीरियड ऑफ रोटेशन। Some planets are known to have moon or satellite revolving around them. Any celestial body revolving around another celestial body is called its a satellite. प्लैनेट्स के अराउंड भी हमने सुना है कि मून्स या सैटेलाइट्स रिवॉल्व करती है। क्या कहता है कि जो सेलेस्टियल बॉडी है वो दूसरी सेलेस्टियल बॉडी के अराउंड रिवॉल्व करती है, तो उसको वो ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, सैटेलाइट कहते हैं या फिर मून कहते हैं। तो अर्थ जो है वो भी सन का एक सैटेलाइट है, क्योंकि सन एक सेलेस्टियल बॉडी, उसके आजू बाजू भी एक सेलेस्टियल बॉडी मूव कर रही है, इसलिए अर्थ जो है वो भी एक सन की सैटेलाइट है। सो जनरली वी कॉल इट प्लैनेट ऑफ द सन, पर हम सन का प्लैनेट कहते हैं हम अर्थ को। वी यूज़ द टर्म सैटेलाइट फॉर द बॉडीज रिवॉल्विंग अराउंड प्लैनेट्स। मून इज सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। हम सैटेलाइट उनके लिए यूज़ करते हैं, वो बॉडीज़ के लिए यूज़ करते हैं जो प्लैनेट्स के अराउंड रिवॉल्व करती है। और अर्थ की सैटेलाइट क्या है, मून है। देयर आर मैनी मैन-मेड सैटेलाइट्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन अर्थ। दिस आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट। जो नेचुरल सैटेलाइट है वो कौन सी है, और मून है, और
आर्टिफिशियल सैटेलाइट बहुत सारे हैं जो मैन मेड है, ठीक है। सो अब आता है एस्ट्रोनॉमी इन एंशियंट इंडिया, ये हम बाद में कर लेंगे, ठीक है। मर्क्यूरी, सो जो मर्क्यूरी हम उसको बुध भी कहते हैं। मर्क्यूरी जो है वो सन से बहुत ही नियरेस्ट प्लैनेट है और सोलर सिस्टम का सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट भी है। और मर्क्यूरी जो है वो सन के बहुत ही ज़्यादा क्लोज है, इसलिए हम उसको देखने में हमें डिफ़िकल्टी होती है। पर क्यों? क्योंकि वो जो है वो उसके ग्लेयर में उस मतलब सन का जो इतना ग्लेयर होता है कि हम मर्क्यूरी को देख ही नहीं सकते, उसकी सनशाइन ही इतनी होती है। ग्लेयर का मतलब सनशाइन होता है। पर हम उसको सनराइज़ के पहले या फिर सनसेट के बाद, हम जस्ट आफ्टर सनसेट और जस्ट बिफोर सनराइज़ हम उसको देख सकते हैं हॉरिजन के नियर। और सो इट इज़ विजिबल ओनली एट प्लेसेस वेट, और वो ऐसे ही प्लेसेस पर अवेलेबल विजिबल होता है जहाँ पर ट्रीज़ या बिल्डिंग्स ऑब्स्ट्रक्ट ना कर रही हो हॉरिजन के व्यू को। मर्क्यूरी है उसको अपना मतलब उसको नेचुरल सैटेलाइट एक भी नहीं है। दूसरा प्लेनेट है वो है वेनस, शुक्र। वेनस जो है वो अर्थ का सबसे नियरेस्ट प्लेनेट है, ठीक है। और वो जो है नाइट स्काई का सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट है। समटाइम्स वेनस जो है वो सनराइज़ के पहले ईस्टर्न स्काई में देखने को मिलता है और सनसेट के बाद वो वेस्टर्न स्काई में देखने को मिलता है, इसीलिए हम उसको मॉर्निंग या फिर इवनिंग स्टार कहते हैं। और हमें यहाँ पर देखना है कि हमें वेनस को नाइट स्काई में देखने की कोशिश करनी है। सो वेनस जो है उसका खुद का एक भी मून या फिर सैटेलाइट जो हम कहते हैं वो नहीं है। वेनस का जो रोटेशन है, अपनी धुरी पे जो वेनस घूमता है अपनी एक्सिस पे, वो कुछ अलग टाइप से घूमता है, वो ईस्ट टू वेस्ट घूमता है। पर जबकि अर्थ जो है वो वेस्ट टू ईस्ट घूमता है, वेनस ईस्ट टू वेस्ट घूमता है। मतलब वो कोई अजीब ही प्रकार का जिसको हम कहते हैं प्लैनेट वैसा है। सो पहेली पूछे है कि डज इट मीन दैट ऑन वेनस द सन वुड राइज इन द वेस्ट एंड सेट इन ईस्ट? सो यस, जो पहेली है वो पूछ रही है कि तो इसका मतलब तो यही हुआ कि वेनस में सन जो है वो वेस्ट की साइड राइज होता होगा और सेट ईस्ट की साइड होता होगा। तो हाँ, ये तो बिल्कुल सही है। आपको जब कभी चांस मिले तो आपको वेनस को टेलीस्कोप की मदद से आपको देखने की कोशिश करनी है। आप भी जो मून है उसके जैसे फेसेस आप वेनस के देख पाओगे। यहाँ पर आपको 17.20 फिगर जो है वहाँ पर आपको फेसेस ऑफ मून दिखाया गया है। बाद में आता है हमारा अर्थ, पृथ्वी। जो पृथ्वी है, हमारे जो अर्थ है, वो ही एक ऐसा प्लैनेट है सोलर सिस्टम में जहाँ पर लाइफ जो है वो पॉसिबल है और उसमें हमारी जो एनवायरमेंटल कंडीशंस है वो भी अर्थ पे लाइफ के कंटिन्यूएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। दिस इंक्लूड जस्ट द राइट डिस्टेंस फ्रॉम द सन, और ये इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि हमारा और सन के बीच में राइट डिस्टेंस है। हमारे और सन के बीच में राइट टेम्परेचर रेंज है, हमारे अर्थ पे वाटर है, ठीक है, सूटेबल एटमॉस्फेयर है हमें हमारे जीने के लिए। और हमें जो प्रोटेक्ट करता है, हमारे अर्थ को प्रोटेक्ट करता है, वो क्या है? ओजोन का ब्लैंकेट। सो उसकी वजह से जो हमारा अर्थ है, हम है, वो प्रोटेक्ट हो रहे हैं। वो ही जो ओजोन लेयर है वो यूवी रेस को, अर्थ के यूवी रेस को मतलब हार्मफुल रेस को क्या करता है? हमसे दूर रखता है और वही रेस को अर्थ पे आने देता है जो हमारे लिए हार्मफुल ना हो। सो पहली कह रहे हैं कि हमें भी हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की बहुत ही स्पेशल केयर रखनी चाहिए जिससे हमारे जो अर्थ की लाइफ है वो डिस्टर्ब ना हो। फ्रॉम स्पेस जो अर्थ है वो कैसा दिखाई देता है? ब्लू और ग्रीन दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि वाटर और लैंड मास का जो सरफेस है उसकी लाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से स्पेस में से हमारा अर्थ ब्लू एंड ग्रीन दिखाई देता है। यहाँ पर आपको दिखाया गया है जो अर्थ है वो अपनी द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ इज नॉट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट। The tilt is responsible for the change of seasons on the earth. The earth has only one moon. So यहाँ पर कहा है कि जो हमारा अर्थ है वो कैसा है, देखिए
कुछ इस प्रकार का है हमारा अर्थ। इन सारे प्लैनेट्स कैसे हैं, ये है एक्सिस, उस पे सारे प्लैनेट्स ऐसे हैं सीधे, ठीक है, ऐसे। पर जो हमारा अर्थ है वो कैसा है, थोड़ा टिल्टेड है, ऐसा है। और इसी की वजह से हमारे अर्थ पे सीजन्स चेंज होती है। और हमारे अर्थ पे से हमारे अर्थ का सिर्फ एक ही मून है, जो है मून। ओके, हमारे अर्थ की सिर्फ एक ही नेचुरल सैटेलाइट है, जो इसका नाम मून है। जो कह रहा है कि इफ़ आई एम 13 ईयर्स ओल्ड, हाउ मैनी टाइम्स हैव आई गॉन राउंड द सन। सो मैं अगर 13 ईयर्स का हूँ तो मैं कितनी बार सन के राउंड घुमा होऊंगा, सो 13 टाइम्स, ठीक है। मार्स, फोर्थ प्लैनेट जो है वो है मार्स, मंगल। सो द नेक्स्ट प्लैनेट, द फर्स्ट आउटसाइड द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ इज मार्स। जो मार्स है वो अर्थ की ऑर्बिट के आउटसाइड का फर्स्ट प्लैनेट है। वो रेडिश कलर का, हमें स्लाइटली रेडिश कलर का दिखाई देता है, और इसी की वजह से वो उसको हम क्या कहते हैं, रेड प्लैनेट भी कहते हैं। मार्स के 2 छोटे छोटे नेचुरल सैटेलाइट्स भी हैं। येलो बॉक्स वगैरह जो सब हैं वो हम दूसरे वीडियो में कर देंगे। दूसरा फिफ्थ प्लैनेट जो है हमारा सोलर सिस्टम का वो है जुपिटर, बृहस्पति। सो जो जुपिटर है वो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है, और वो इतना बड़ा है कि उसके अंदर हम हमारे 1300 अर्थ्स उसमें हम फिट कर सकते हैं, उतना वो जाइंट प्लैनेट है। और हमारे अर्थ का 318 टाइम्स का जो मास है, उतना जुपिटर का 1 मास है, ठीक है, 1 टाइम का मास है। इट रोटेट्स वेरी रैपिडली ऑन इट्स एक्सिस। और जो जुपिटर है वो अपनी एक्सिस पे बहुत ही ज़्यादा रैपिडली रोटेट करता है। जुपिटर हैज़ लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट्स, उसके पास बहुत ही ज़्यादा नंबर में सैटेलाइट्स हैं। उस पर इट ऑल्सो हैज़ फेंट रिंग्स अराउंड इट, उसके आजू बाजू फेंट रिंग्स है। यू कैन ईजिली रिकॉग्नाइज जुपिटर एज इट अपीयर्स क्वाइट ब्राइट इन द स्काई। वो स्काई में बहुत ही ज़्यादा ब्राइट होता है, इसलिए हम उसको ईजिली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। If you observe it with the help of telescope, you can also see 4 of its large moon. So आप जो उसको टेलीस्कोप से देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, सो आप उसके 4 मून्स को भी देख सकोगे, जैसे कि आपको यहाँ पर फिगर 17.22 में दिखाया गया है। ये देखिए, जुपिटर एंड इट्स 4 लार्ज सैटेलाइट्स। अब पहले कह रहे हैं आई हैव एन आइडिया, हमें एक लार्ज बॉल लेना है जो 1300 पीस को अकोमोडेट कर सकता हो। सो जो बॉल है वो जुपिटर को रिप्रेजेंट करेगा, और जो 1 पी है वो अर्थ को रिप्रेजेंट करेगा। सो यस, आप ऐसा कर सकते हो एक्टिविटी करने के लिए। सो जो सैटर्न है वो हमारे 6th प्लैनेट है, शनि। जो जुपिटर के पीछे है वो है सैटर्न। सो येलोविश कलर का जो है वो जो सैटर्न है वो जुपिटर के पीछे होता है, और येलोविश कलर का होता है। वो आपने कभी सुना है कि कोई प्लैनेट येलो कलर का हो? यही उसकी बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। उसकी दूसरी यूनिक बात ये है, उसको सोलर सिस्टम में यूनिक वो बनाता है, उस जो कौन बनाता है उसको सोलर सिस्टम में यूनिक, उसकी ब्यूटीफुल रिंग्स। उसकी जो ब्यूटीफुल रिंग्स होती है वो किससे बनी होती है, बादलों से, मतलब कि गैशियस फॉर्म से उसकी रिंग्स बनी होती है। हीलियम, मीथेन, ऐसे सब तरीके से जो हाइड्रोजन, ये ऐसे जो गैसेस होते हैं उससे वो उनकी उसकी जो रिंग्स होती है वो बनी होती हैं। और हम उसको नेक्ड आई से हम नहीं देख सकते, उसको हमें स्मॉल टेलीस्कोप से हमें देखना पड़ता है। और जो सैटर्न है उसमें उसको भी लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट्स हैं। जुपिटर को भी बहुत सारे नंबर के सैटेलाइट्स हैं, और सैटर्न को भी बहुत सारे नंबर के सैटेलाइट्स हैं। सो चलिए ये देख लेते हैं कि एस्ट्रोनॉमी इन एंशिएंट इंडिया जो प्रैक्टिस थी, ऋग्वेद, मतलब द प्रैक्टिस ऑफ एस्ट्रोनॉमी इन एंशिएंट इंडिया इज मेंशन इन ऋग्वेद। जो ऋग्वेद में है, जो एस्ट्रोनॉमी की जो प्रैक्टिस है वो ऋग्वेद में मेंशन की गई है, जो 4000 ईयर्स अगो पहले कंपोज की गई थी। जो बहुत ही सारे इंडियन स्कॉलर्स जो है उसने
कंट्रीब्यूट किया है एस्ट्रोनॉमी में, और वेल नोन एस्ट्रोनॉमर्स में एक का नाम आता है आर्यभट्ट। जो आर्यभट्ट का जो वर्क है उसकी एस्ट्रोनॉमी पर, सो वो किस में देखा जाता है, आर्यभट्टिया पे। ठीक है, आर्यभट्टिया जो है वो उसकी एक राइटिंग है जो आर्यभट्ट ने लिखी थी। उसने 499 CE में ये बुक लिखी थी 23 ईयर्स की एज में। सो जो डायमीटर है अर्थ का वो आर्यभट्ट ने बहुत ही प्रेजेंटली में, मतलब जो तब के टाइम पे उसने जो डायमीटर दिखाया था अर्थ का, वो ही आज करेक्ट पोजीशन पे है। वहाँ तब तो उसने सिर्फ अंदाज से लिखा था कि इतना डायमीटर होगा अर्थ का, पर उसका अंदाज आप देखो कितना अच्छा है कि आज उसके मतलब पहले के समय पर साइंस इतना आगे नहीं बढ़ा था, उसने सिर्फ अंदाज लगा के लिखा था कि हाँ इतना होगा, और आज देखिए उतने ही क्लोज है हमारा जो अर्थ है, उतना ही डायमीटर का है। Just a minute. Disregarding the popular view that Earth is अचला immovable, जो अर्थ है वो immovable है। आर्यभट्ट ने ये भी कहा है कि जो अर्थ है वो स्फीयर है, गोल है, और वो अपनी धुरी पे भी रोटेट करता है। और उसने दिखाया था कि अर्थ को रोटेट करते कितना टाइम लगता है, 23 आवर्स 56 मिनट एंड 4.1 सेकेंड। ये देखिए अर्थ को रोटेट करने के लिए कितना टाइम लगता था आर्यभट्ट के टाइम पर, 23 आवर 56 मिनट एंड 4.1 सेकेंड। एंड आज का टाइम क्या है, जस्ट मिनट, तब का था ये 23 आवर्स 56 मिनट एंड 4.1 सेकेंड, और अभी का क्या है 24 आवर्स। सो ये कितना दूर है, 24 और 23 के बीच में इतनी ही मिनट का गैप है, मतलब 56, 57, 58, 59, 3 मिनट्स का गैप है। सो ये देखिए आर्यभट्ट ने कितनी क्लेवरली उन्होंने एस्टिमेट किया था, जो हमारे आज के जो अर्थ का जो टाइम लगता है रोटेट करने में उससे बहुत ही ज़्यादा क्लोज है। उन्होंने ये भी कहा था कि जो मून है और जो अदर प्लैनेट्स हैं वो सनलाइट से रिफ्लेक्ट होकर उनको शाइन करते हैं, और उन्होंने लूनर एक्लिप्स और सोलर एक्लिप्स का भी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दिया था। जब अर्थ का शेडो मून पे पड़ता है तब क्या होता है, लूनर एक्लिप्स होता है, और जब मून का शेडो अर्थ पे गिरता है तब क्या होता है, सोलर एक्लिप्स होता है। सो आर्यभट्ट जो है उन्होंने आर्यभट्ट ऑल्सो फाउंड द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून विच इज़ वेरी क्लोज टू द नोन वैल्यू टुडे। सो आर्यभट्ट जो थे उन्होंने अर्थ और मून के बीच का जो डिस्टेंस था उसको भी फाउंड किया है, जो आज के वैल्यू से बहुत ही ज़्यादा क्लोज है। ठीक है, अब है ये मंगलयान। सो मंगलयान आपने पिक्चर भी देखा होगा, मिशन मंगल, जो बहुत ही ज़्यादा सच्ची कहानी पे बेस्ड है। पहले ही टाइम पे हमारा फर्स्ट अटैम्प्ट में ही हमारे इंडिया के साइंटिस्ट ने मंगल पे एक क्या बोलते हैं स्पेस भेज दिया। वो हमारे लिए बहुत ही बड़ी सक्सेस की बात है, अचीवमेंट की बात है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो जो था उसने इंडिया का फर्स्ट मार्स ऑर्बिटर मिशन मतलब मंगलयान भेजा था। कब भेजा था, नवंबर 5, 2013 को, और वो मार्स की ऑर्बिट पे कब पहुंचा, 24 सितंबर 2014 को। फर्स्ट अटैम्प्ट में ये स्पेस जो है मार्स पे भेजना वो बहुत आसान बात नहीं थी, पर इंडिया ने ये कर दिखाया, और इसी के साथ इंडिया जो है वो फर्स्ट कंट्री बन गया वर्ल्ड में कि उसने फर्स्ट ही अटैम्प्ट में ये कर दिखाया। सो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको सिर्फ
ये जो येलो बॉक्स है यहाँ पर आपको यही बात देखनी है कि दिस टू प्लेन्स आर इंक्लाइंड विथ अदर एट एंगल 23.5 जो and Earth is inclined to its orbital plane at an angle of 66.5 जो हमारा अर्थ है वो 23.5 की टिल्ट पे क्या है, झुका हुआ है। ठीक है, सो अर्थ रोटेट्स ऑन अ टिल्टेड एक्सिस। अपनी धुरी पे जो अर्थ है वो कितना झुका हुआ है, पूरा 23.5 डिग्री झुका हुआ है। अब सैटर्न का इतना रह गया था कि जो सैटर्न की दूसरी इंटरेस्टिंग बात है कि वो डेंस जो मतलब अदर प्लैनेट्स है उससे बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही कम डेंस है। इट्स डेंसिटी जो उसकी जो डेंसिटी है वो वाटर से भी लो है, बहुत ही कम डेंसिटी है। किसकी? सैटर्न की। हमें ऐसा पूछा जा सकता है। हमें ऐसा पूछा जा सकता है कि रेड प्लैनेट हम किसको कहते हैं? सो मार्स को। ठीक है, देन ब्राइटेस्ट प्लैनेट हम किसको कहते हैं? सो वीनस को। स्मॉलेस्ट प्लैनेट हम किसको कहते हैं? मर्क्यूरी को। बाद में लिविंग प्लैनेट हम किसको कहते हैं? अर्थ को। बिगेस्ट प्लैनेट किसको कहते हैं? जुपिटर को। और सैटर्न को क्या कहते हैं? येलोविश। येलोविश प्लैनेट किसको कहते हैं? सैटर्न को। ऐसे सारे क्वेश्चंस जो है वो आपको 1 मार्क के मतलब फिल इन द ब्लैंक्स में पूछे जा सकते हैं। बाद में बहुत सारे में आपको क्या बोलते हैं, डिफरेंस में पूछे जा सकते हैं कि सैटर्न में ऐसी कौन सी बात है, मतलब थिंक एंड राइट, ऐसे सब में आपको पूछे जा सकते हैं। 2, 3, 1, 2 या 3 मार्क्स के आपको क्वेश्चन होते हैं। सो ये था आपका पार्ट 2। पार्ट 3 हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।